अगस्त 1995 की एक शाम, लास वेगस का एक शांत सा उपनगर। दो छोटी बच्चियां वीकेंड पर अपने पिता के साथ समय बिताने के बाद अपनी माँ के घर लौटती हैं। हाँ। उनकी माँ जोएन अल्बानीज हाँ। वो दरवाजे पर पहुंचती हैं और देखती हैं कि घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ है, मतलब पूरी तरह से खुला। ये तो पहली नजर में खतरे का संकेत है। बिल्कुल, और अंदर की सारी लाइटें जल रही हैं। वो बच्चियां अपनी माँ को आवाज लगाती हैं, पूरे घर में ढूंढती हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जोएन वहां नहीं है। एक अजीब सा सन्नाटा। हाँ, बिल्कुल अजीब सा सन्नाटा। लेकिन जो चीज इस दृश्य को सबसे ज्यादा खौफनाक बनाती है ना, वो है बाथरूम में रखा हुआ एक सामान। अच्छा? बाथरूम के काउंटर पर जोएन की सबसे कीमती ज्वेलरी रखी हुई है। ये वो ज्वेलरी थी जिसे वो कभी भी किसी भी हालत में नहीं उतारती थी। अरे बाप रे! देखिए, ये एक ऐसा संकेत था जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। किसी भी पुलिस अधिकारी या जांचकर्ता के लिए जब कोई इंसान अपना सबसे निजी और कीमती सामान, जिसे वो हमेशा पहनता हो, इस तरह छोड़कर गायब हो जाए तो वो सामान्य गुमशुदगी तो बिल्कुल नहीं होती। सही कहा। जुआन की बेटियों के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरे का अलार्म था। लास वेगस पुलिस ने शुरुआत में इसे शायद एक आम मामला समझा हो, क्योंकि उस शहर में लोग अक्सर बिना बताए अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने चले जाते हैं। हाँ, लास वेगस में तो ये आम बात है। बिल्कुल, लेकिन जब उन्होंने इस मामले की परतें उधेड़नी शुरू की, तो जो सच्चाई सामने आई उसने पूरे पुलिस तंत्र को हिला कर रख दिया। और यही वजह है कि आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण में हम उन तमाम पुलिस रिपोर्ट्स, जांचकर्ताओं के साक्षात्कारों और केस से जुड़े उन दस्तावेजों में उतर रहे हैं जिन्होंने इस रहस्य से पर्दा उठाया। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे अलास्का का एक बेहद सम्मानित और होनहार स्टेट ट्रूपर, एक पुलिस अधिकारी, एक खूंखार शिकारी बन गया, जो कि बहुत ही डरावना सच है। बिल्कुल है। अगर इसे एक रूपक के जरिए समझा जाए तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी गार्ड को काम पर रखे, और फिर एक दिन उसे पता चले कि उसी गार्ड ने घर का पूरा नक्शा, अलार्म के कोड और चाबियां उन चोरों को बेच दी हैं जो बाहर घात लगाए बैठे थे। ये तुलना इस केस की गंभीरता को बिल्कुल सही तरीके से दर्शाती है। जब एक कानून का रक्षक, जिसे समाज की हिफाजत की कसम खिलाई जाती है और जिसे अपराधियों को पकड़ने की हर तकनीक सिखाई जाती है, वही अपराधी बन जाए तो जांचकर्ताओं के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। हाँ, क्योंकि वो तो सब जानता है। बिल्कुल, पुलिस एक ऐसे इंसान का पीछा कर रही होती है जो उनके हर कदम, उनकी हर फोरेंसिक तकनीक और उनके सोचने के तरीके को पहले से जानता है। उसे पता है कि पुलिस किसी भी क्राइम सीन पर क्या ढूंढेगी और किन सबूतों को अदालत में पेश किया जा सकता है। तो अगर ये सिक्योरिटी गार्ड ही घर को नुकसान पहुंचा रहा था तो सबसे पहला शक किस पर जाना चाहिए? जुआन के इस रहस्यमयी तरीके से गायब होने के बाद उसके परिवार का ध्यान स्वाभाविक रूप से उस इंसान की तरफ गया जो हाल ही में उसकी जिंदगी में आया था, उसके नया बॉयफ्रेंड। हाँ, उसका नया बॉयफ्रेंड। जोआन एक सिंगल मदर थी और MGM ग्रैंड में काम करती थी। वो काफी आत्मनिर्भर महिला थी, लेकिन कुछ समय पहले उसकी जिंदगी में जॉन एडवर्ड्स नाम का एक आदमी आया था। वो पेशे से एक जिम ट्रेनर था। जोआन के परिवार को ये रिश्ता पहले से ही खटक रहा था, क्योंकि जोआनी उस रिश्ते का पूरा आर्थिक बोझ उठा रही थी, सारा खर्च वही कर रही थी। और सबसे ज्यादा शक पैदा करने वाली बात ये थी कि जिस दिन से जोआन गायब थी, ठीक उसी दिन से ये जॉन एडवर्ड्स भी गायब था। और जांचकर्ताओं के लिए कोई इत्तेफाक नहीं था, बिल्कुल नहीं। जब पुलिस ने जॉन की तलाश शुरू की तो उन्हें जोआन के घर से सिर्फ 2 घर दूर उसी सड़क पर जॉन का ट्रक खड़ा हुआ मिला। सिर्फ 2 घर दूर? हाँ, सिर्फ 2 घर दूर, और उस ट्रक पर फ्लोरिडा राज्य की नंबर प्लेट लगी हुई थी। लेकिन जब पुलिस ने उस प्लेट की जांच की तो एक बहुत ही अजीब बात सामने आई। वो प्लेट सिर्फ चोरी की हुई नहीं थी, बल्कि वो पूरी तरह से फर्जी थी। उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था? बिल्कुल, फ्लोरिडा के मोटर वाहन विभाग में उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। ये एक बहुत ही बारीक काउंटर सर्वेलेंस तकनीक है। देखिए, अगर कोई चोरी की प्लेट लगाता है तो पुलिस उसे तुरंत ट्रैक कर सकती है कि ये फला जगह से चोरी हुई, लेकिन अगर प्लेट का कोई वजूद ही ना हो तो सिस्टम उसे प्रोसेस ही नहीं कर पाता। ओह, ये तो बहुत ही शातिर दिमाग का काम है। हाँ, और ये पहला सुराग था जिसने बताया कि ये आदमी कोई आम जिम ट्रेनर तो बिल्कुल नहीं है। और जब पुलिस ने उस ट्रक का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा किसी डरावनी फिल्म के सेट जैसा था। सच में। पुलिस को उस ट्रक के अंदर एक स्लीपिंग बैग, एक बेहद खतरनाक शिकार करने वाला चाकू
और कुछ ऐसे उपकरण मिले जो फर्जी आईडी बनाने के काम आते हैं। इसके अलावा वहां एक बटुआ भी मिला जिसे डक्ट टेप से पूरी तरह बहुत ही कसकर लपेटा गया था। जब पुलिस ने उस टेप को काटा तो उसके अंदर से कई सारे आईडी कार्ड निकले। और उन पर नाम जॉन एडवर्ड्स नहीं था। नहीं था। उन कार्ड्स पर नाम लिखा था जॉन एडिस। और यहीं पर इस केस का सबसे बड़ा खुलासा हुआ। ये आदमी अलास्का का पूर्व स्टेट ट्रूपर था जो अपने ही बच्चों के अपहरण का दोषी था और पैरोल तोड़कर भागा हुआ एक खतरनाक भगोड़ा था। ओह बिल्कुल, एक ऐसा इंसान जिसकी तलाश पहले से ही थी। ठीक है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये आदमी इतना शातिर था, एक पुलिस अधिकारी रह चुका था, तो अपना ट्रक, फर्जी आईडी बनाने का सामान और अपने असली नाम वाला बटुआ जॉन के घर के इतने करीब क्यों छोड़ेगा? मतलब क्या ये उसकी घबराहट में की गई कोई बहुत बड़ी गलती थी? देखिए, पहली नजर में ये जल्दबाजी या घबराहट लग सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि ये एक पेशेवर भगोड़े की सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। अच्छा, रणनीति कैसे? जब जांचकर्ताओं ने उस जगह की तलाशी ली जहां वो किराए पर रहता था, तो उन्होंने देखा कि उसका सारा सामान हमेशा पैक रहता था। जॉन एडिस ने अपनी जिंदगी को इस तरह ढाल लिया था कि वो कहीं भी अपनी कोई जड़ें नहीं जमने देता था। जो ट्रक उसने छोड़ा वो शायद उसका प्लान बी या एक डिकॉय यानी चकमा देने का तरीका था। ध्यान भटकाने के लिए। बिल्कुल। उसने अपनी बरसों की पुलिस ट्रेनिंग का इस्तेमाल फर्जी पहचान बनाने में किया था। एक भगोड़े के तौर पर वो जानता था कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसे अपनी पहचान को एक कपड़े की तरह बदलना होगा। ये मानसिकता सच में परेशान करने वाली है। और जब हम जॉन की इस फर्जी पहचान से उसके असली अतीत की तरफ मुड़ते हैं, तो ये समझ आता है कि ये मानसिकता रातों रात नहीं बनी थी। बिल्कुल नहीं, इसकी जड़ें बहुत पुरानी थी। हाँ, 1994 में अलास्का के फेयरबैंक्स में वो एक बहुत ही होनहार क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर था और उसकी निजी जिंदगी भी आम नहीं थी। वो अलास्का के जंगलों में एक लकड़ी के कैबिन में रहता था जहां बिजली या बहता हुआ पानी तक नहीं था। वो पूरी तरह से समाज से कटा हुआ था। उसका वो अलास्का का जीवन उसके भविष्य के अपराधों की एक तरह से ट्रेनिंग ग्राउंड था। मैं ये मानती हूँ कि वो एक ऐसा इंसान था जिसे हर चीज पर पूर्ण नियंत्रण चाहिए था। मतलब उसके एक पूर्व साथी पुलिस अधिकारी ने बताया था कि जॉन अपनी पहली पत्नी के साथ कैसा बर्ताव करता था। कैसा बर्ताव? वो उसे आदेश देता, मदर गेट मी दैट राइफल, और उसकी पत्नी खौफ के मारे बिना कोई सवाल किए उसका आदेश मानती थी। अरे बाप रे। हाँ, उसने अपनी पत्नी को दुनिया से, उसके दोस्तों और परिवार से पूरी तरह अलग थलग कर दिया था। जब वो नियंत्रण टूटा और उसकी पत्नी ने उसे छोड़ा, तो जॉन का अहंकार इस कदर आहत हुआ कि 1986 में उसने अपने ही 4 बच्चों का अपहरण कर लिया और उन्हें उसी केबिन में कैद कर दिया। अपने ही बच्चों का? हाँ, अपने ही बच्चों का। ये दिखाता है कि वो नियंत्रण खोने पर किस हद तक जा सकता था। और यही उसका मॉडस ऑपरेंडी बन गया, जो समय के साथ और भी खतरनाक होता गया। जब वो भगोड़ा बन गया और लास वेगास पहुंचा, तो उसने जिम और फिटनेस क्लब्स को अपना शिकारगाह बनाया। वहां वो उन महिलाओं को अपना निशाना बनाता था जिनका आत्मविश्वास थोड़ा कम होता था। शायद वे महिलाएं जो भावनात्मक रूप से अकेली थीं या अपने वजन को लेकर परेशान थीं। सही कहा। वो उनके पास जाता, उनका भरोसा जीतता और उन्हें यकीन दिलाता कि वो उनका मसीहा है। ये बिल्कुल एक मेंढक को धीरे धीरे गर्म पानी में उबालने जैसा है। उफ, वो एनालॉजी बहुत सटीक है। हाँ, शुरुआत में पानी का तापमान इतना आरामदेह लगता है कि मेंढक को खतरे का एहसास ही नहीं होता, और जब तक पानी उबलने लगता है तब तक मेंढक की मांसपेशियां सुन्न हो चुकी होती हैं और वो बाहर नहीं कूद पाता। जॉन अपने शिकार के साथ बिल्कुल ऐसे ही करता था। ये मेंढक वाला उदाहरण जॉन की मनोवैज्ञानिक रणनीति को बिल्कुल सटीकता से समझाता है। वो शुरुआत में बहुत प्यार जताता और फिर धीरे धीरे उनके बैंक खाते खाली करता और उनकी सोच पर कब्जा कर लेता। जोआन एल्बेनीज के मामले में जॉन का ये नियंत्रण एक खौफनाक स्तर पर पहुंच गया था। मतलब वो जोआन को हमेशा बिना कपड़ों के सोने के लिए मजबूर करता था। ये तो बहुत ही अजीब और डरावना है ना? ये सिर्फ एक अजीब आदत नहीं थी। मनोविज्ञान में ये किसी इंसान को शारीरिक और मानसिक रूप से असुरक्षित महसूस कराने का एक क्रूर तरीका है। जब इंसान बिना कपड़ों के होता है तो वो खुद को बहुत कमजोर महसूस करता है, और जॉन इसी कमजोरी का फायदा उठाता था। हाँ, ताकि वो पूरी तरह से हावी रह सके। बिल्कुल। इसके अलावा उसे यूएफओज और एलियंस का अजीब जुनून सवार था। उसने पर्पसफुल डिसीट नाम से एक फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिखी थी।
उसका दिमाग एक ऐसी दुनिया में जी रहा था जहां सिर्फ उसी के नियम चलते थे। लेकिन जोएन कोई कमजोर महिला नहीं थी। उसने आखिरकार इस गर्म पानी से बाहर कूदने का फैसला कर ही लिया था। हाँ, उसने हिम्मत जुटाई। 18 अगस्त की वो आखिरी रात जोएन ने तय कर लिया था कि वो जॉन से अपना रिश्ता तोड़ लेगी। उसने अपनी माँ को फोन किया और कहा, जॉन आ गया है, मैं भी तैयार नहीं हूँ, मुझे फोन रखना होगा। ये उसकी आखिरी बातचीत थी। बहुत ही दुखद। क्या हम ये मान सकते हैं कि जोएन का ये फैसला, ये रिश्ता तोड़ने की उसकी कोशिश ही जॉन के लिए वो ट्रिगर पॉइंट बन गई? बिल्कुल। जॉन जैसे कंट्रोल फ्रीक लोगों के लिए उनका साथी कोई इंसान नहीं बल्कि उनकी एक संपत्ति होता है। जैसे ही जोआन ने उस रिश्ते को खत्म करने की कोशिश की, जॉन को लगा कि उसकी सत्ता छिन रही है। मनोविज्ञान में इसे नार्सिसिस्टिक इंजरी यानी अहंकारी चोट कहा जाता है। उसके लिए यह बिल्कुल अस्वीकार्य था कि कोई महिला उसे छोड़ दे। उसने तय किया कि अगर जोआन उसके नियंत्रण में नहीं रह सकती तो वो इस दुनिया में ही नहीं रहेगी। उसने जोआन को रास्ते से हटा दिया और यहीं से उसने अपनी पुलिस ट्रेनिंग का असली और सबसे खौफनाक इस्तेमाल शुरू किया। और इसी वजह से जांचकर्ताओं के सामने एक ऐसी कानूनी दीवार खड़ी हो गई जिसे पार करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। जोआन गायब थी। परिस्थितियां चीख चीख कर कह रही थी कि उसकी हत्या हुई है, लेकिन कोई लाश नहीं थी। हाँ, हत्या का केस साबित कैसे हो जब पुलिस के पास कोई लाश ही ना हो? कुछ समय बाद जोआन की कार एरिज़ोना के एक बेहद सुनसान रेगिस्तानी इलाके में, जिसे लिटिल हिल्स कैनियन कहा जाता है, वहां झाड़ियों के बीच छिपी हुई मिलती है। और जब पुलिस उस कार की जांच करती है, यहाँ कहानी सच में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि वो कार अंदर से पूरी तरह साफ थी, बिल्कुल स्टेराइल। इतनी साफ कि फोरेंसिक टीम को उसमें उंगलियों का एक भी निशान, खून की एक बूंद या कोई डीएनए तक नहीं मिला। और यहीं पर एक पूर्व क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर का दिमाग काम आता है। एक आम अपराधी कार को साफ करने के बाद भी कुछ ना कुछ छोड़ देता है, जैसे सीट के नीचे बाल, स्टीयरिंग व्हील पर पसीने का अंश या खिड़की पर उंगलियों के निशान। कुछ तो छूट ही जाता है। हाँ, लेकिन जॉन जानता था कि टच डीएनए क्या होता है। उसने संभवतः ब्लीच और खास रसायनों का इस्तेमाल करके कार को पूरी तरह से कीटाणु मुक्त कर दिया था। उसने हर उस जगह को पोंछा जहां अनजाने में भी हाथ लग सकता है। उसने कार को एक तरह से स्टेराइल कर दिया था। लेकिन रुकिए, मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी, पूछिए। हमें उसका ट्रक मिला, उसके फर्जी आईडी मिले, वो रातों रात गायब हो गया और जोआन का भी कोई अता पता नहीं था। ये सब उसी की तरफ इशारा कर रहा था। तो क्या बिना लाश के किसी को सजा दिलाना सच में इतना मुश्किल होता है कि अभियोजक केस लेने से ही मना कर दें? ओह, कानूनी नजरिए से ये सबसे बड़ी अड़चन है। इसे कानून में कॉर्पस डेलिक्टी का सिद्धांत कहा जाता है। कॉर्पस डेलिक्टी? हाँ, जिसका मतलब है कि अपराध साबित करने के लिए पहले ये साबित होना चाहिए कि अपराध वास्तव में हुआ है। अच्छा। जब लाश नहीं होती तो बचाव पक्ष के वकील अदालत में बहुत आसानी से ये तर्क दे सकते हैं कि शायद महिला अपनी मर्जी से कहीं चली गई हो या वो किसी और के साथ भाग गई हो। अभियोजक यानी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी इसीलिए ये केस अदालत में ले जाने से कतरा रहे थे। उनके पास जो भी था वो पूरी तरह से परिस्थितिजन्य सबूत था। अगर वे केस हार जाते तो डबल जेपार्डी के नियम के तहत वे जोआन पर दोबारा कभी हत्या का मुकदमा नहीं चला पाते। ये तो जांचकर्ताओं के लिए बहुत ही हताश करने वाली स्थिति रही होगी। सब कुछ पता है लेकिन कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग। लेकिन तभी इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां नियम और कानून से बढ़कर मानवीय साहस काम आता है। एक निडर अभियोजक एबी सिल्वर इस केस को अपने हाथ में लेती है। वो बहुत ही बहादुर महिला थी। हाँ, उन्होंने अपने सीनियर्स के स्पष्ट आदेशों के खिलाफ जाने का जोखिम उठाया। उनके बॉस ने मना किया था, लेकिन एबी ने केस को सीधे ग्रैंड जूरी के सामने पेश किया। उन्होंने जोआन की मां को गवाही के लिए बुलाया। जब जोआन की मां ने रोते हुए जूरी को टकाया कि उसकी बेटी कभी भी किसी भी हालत में अपने बच्चों को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती, तो उस कमरे में मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गईं। एबी सिल्वर ने जूरी को यह समझाया कि जोआन का अपने बच्चों को छोड़कर जाना उसकी फितरत के बिल्कुल खिलाफ है। एबी सिल्वर का वो कदम न सिर्फ साहसिक था, बल्कि उसने ये साबित किया कि कभी-कभी परिस्थितिजन्य सबूत इतने मजबूत होते हैं कि वे लाश की कमी को पूरा कर देते हैं। सही कहा। उनके इस प्रयास के कारण आखिरकार 1998 में जॉन एडिस के खिलाफ हत्या और अपहरण का वारंट जारी हो गया। और विडंबना देखिए कि कुछ समय बाद उसी रेगिस्तानी इलाके में एक हाइकर को
जोआन की खोपड़ी मिल गई, अरे जिसने इस बात पर मुहर लगा दी कि एबी सिल्वर का शक 100% सही था। वारंट जारी होते ही इस मामले में FBI की एंट्री हुई और ये एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान बन गया। पूरे अमेरिका में जॉन की तस्वीरें टेलीविजन शोज पर दिखाई गईं। FBI को 400 से ज्यादा सुराग मिले, लेकिन जॉन एडिस का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। वो जैसे हवा में गायब हो गया था। FBI को सुराग तो मिल रहे थे, लेकिन जॉन ने कानून से बचने का सबसे मुश्किल काम कर दिखाया था। वो क्या? आमतौर पर भगोड़े पकड़े जाते हैं क्योंकि वो कभी न कभी अपने परिवार, अपनी पुरानी प्रेमिका या अपने दोस्तों से संपर्क कर बैठते हैं। भागने का मनोवैज्ञानिक दबाव इतना होता है कि इंसान कोई न कोई गलती कर ही देता है। हाँ, किसी अपनों की याद तो आती ही है। बिल्कुल, लेकिन जॉन, उसने अपनी पुरानी जिंदगी से हर तरह का संपर्क पूरी तरह से काट लिया था। उसने खुद को एक भूत बना लिया था। ये वो मानसिक अनुशासन था जो उसने अलास्का के जंगलों में अकेले रहकर सीखा था। और एक भूत को पकड़ना किसी भी एजेंसी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द होता है। ये कहानी अब अमेरिका की सरहदों को पार कर जाती है। पूरे 8 साल बीत चुके थे। जोआन का परिवार न्याय की आस छोड़ने लगा था। 8 साल बहुत लंबा समय होता है। हाँ, तभी 2003 में एक टीवी शो के जरिए FBI को एक बहुत ही पुख्ता सुराग मिला। किसी ने बताया कि जॉन ग्वाडलाजारा मेक्सिको के एक जिम में काम कर रहा है और वहां वो जॉन स्टोन के नाम से रह रहा है। इतने सालों बाद ये सुराग अंधेरे में एक छोटी सी किरण जैसा था। जोआन के परिवार के एक सदस्य ने हिम्मत दिखाई और उस जिम में फोन करके जॉन की एक्स गर्लफ्रेंड होने का नाटक किया। ये बहुत ही चालाकी भरा कदम था। हाँ, जब जिम के मैनेजर ने जॉन स्टोन को जाकर बताया कि उसकी एक पूर्व प्रेमिका, जो उसे जॉन एडवर्ड्स बुला रही है, ने फोन किया है, तो जॉन का वो शांत और नियंत्रित नकाब पल भर में टूट गया। उसे समझ आ गया। हाँ, उसने मैनेजर से घबराते हुए कहा, ये मेरा नाम नहीं है। उसे तुरंत समझ आ गया कि FBI उसके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। और वो अपनी फितरत की मुताबिक एक बार फिर वहां से रातों रात फरार हो गया। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। वो अपनी 26 वर्षीय नई गर्लफ्रेंड लॉरा लिलियाना कासिलस को भी अपने साथ ले गया। बेचारी लॉरा। हाँ, लॉरा अपना सारा सामान, अपने पैसे, अपना पासपोर्ट तक उसी जिम में छोड़ गई थी। लॉरा के पिता FBI के सामने मिन्नतें कर रहे थे। उन्हें पता था कि उनकी बेटी एक खूंखार हत्यारे के चुंगल में है, और उनका ये सबसे बुरा डर अक्टूबर 2006 में सच साबित हुआ। चियापास, मेक्सिको का वो दृश्य जांचकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। एक छोटे से घर से आ रही भयानक बदबू के कारण जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा रूह कपाने वाला था। लॉरा मृत पड़ी थी। जांच में पता चला कि उसे ड्रग्स के इंजेक्शन देकर मौत के घाट उतारा गया था। उसके बिस्तर के पास कई सिरिंज बिखरी पड़ी थी, और सबसे खौफनाक बात, दूसरे कमरे में 2 छोटे बच्चे मृत पाए गए, जो जॉन और लॉरा के ही बच्चे थे। हे भगवान, उन दोनों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से हुई थी, और जॉन एडिस वो एक बार फिर वहां से गायब था। ये सुनकर ही मन में एक सिरन दौड़ जाती है। मतलब चियापास में उसके पड़ोसी इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। वो सदमे में थे। हाँ, उन्होंने पुलिस को बताया कि वो तो बहुत ही प्यार करने वाला पिता और एक आदर्श इंसान लगता था। ये बिल्कुल वैसी ही छवि थी जैसी उसने 1974 में अलास्का में बनाई थी। वो दुनिया के सामने एक आदर्श पिता होने का नाटक करता था, और बंद दरवाजों के पीछे वो अपनी ही प्रेमिका को ड्रग्स देकर कंट्रोल कर रहा था, और अंततः उसने अपने ही बच्चों की जान ले ली। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है कि एक ही अपराधी के 2 क्राइम सीन इतने अलग कैसे हो सकते हैं। मतलब आप जोआन और लॉरा के केस की बात कर रही हैं? बिल्कुल। अगर हम जोआन अल्बनीज के केस को देखें तो वहां उसने कार को इतनी सफाई से साफ किया था कि वहां एक बाल तक नहीं मिला। लेकिन मेक्सिको के इस तिहरे हत्याकांड में हालात बिल्कुल उलट थे। वहां सिरिंज बखरी थी, हत्या का तरीका अस्त व्यस्त था, और वो जल्दबाजी में सब कुछ पीछे छोड़कर भाग गया था। हाँ, कोई सफाई नहीं। ये मनोवैज्ञानिक रूप से उसके टूटने का संकेत था। 8 साल से लगातार भागते रहने का तनाव, उसकी बढ़ती उम्र और FBI के लगातार उसके पीछे होने के डर ने उसकी उस परफेक्ट पुलिस ट्रेनिंग को अंदर से खोखला कर दिया था। उसका वो नियंत्रण जिस पर उसे इतना घमंड था, अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। और जब इंसान का दिमाग इस तरह टूटता है तो शरीर भी उसका साथ छोड़ने लगता है। इस खूनी खेल का अंत किसी अदालत में नहीं हुआ। ग्वाटेमाला सिटी के एक साधारण से होटल के कमरे में एक सफाई कर्मचारी को बिस्तर पर एक शव मिला। उस शव के पास जॉन चार्ल्स स्टोन नाम के कई फर्जी ID कार्ड पड़े थे। FBI ने उंगलियों के निशान से पुष्टि की कि ये कोई और नहीं
बल्कि जॉन एडिस ही था। 56 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई थी। और उसकी मौत के साथ ही इस केस की फाइलें कानूनी रूप से तो बंद हो गईं, लेकिन जांचकर्ताओं के लिए ये कोई जीत नहीं थी। बिल्कुल नहीं। जॉन एडिस का मामला सिर्फ एक भगोड़े की भागदौड़ नहीं है। ये इस बात का एक बहुत ही गहरा और परेशान करने वाला अध्ययन है कि कैसे कोई व्यक्ति अपने ज्ञान, अपनी लॉ एनफोर्समेंट ट्रेनिंग का इस्तेमाल लोगों को बचाने के बजाय उनका शिकार करने और कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए कर सकता है। उसने उन सभी तकनीकों का इस्तेमाल किया जो उसने पुलिस में रहते हुए सीखी थी। सही कहा। और इस पूरी त्रासदी का सबसे दुखद पहलू वो परिवार हैं जो पीछे छूट गए। जॉन की माँ, लॉरा के पिता, इन परिवारों को जीवन भर के लिए ऐसे गहरे जख्म मिले हैं जिनकी कोई दवा नहीं है। हाँ, उन्हें वो क्लोजर कभी नहीं मिल पाया। बिल्कुल, उन्हें कभी भी वो संतुष्टि नहीं मिल पाई क्योंकि जॉन ने अपनी मौत के जरिए उन्हें न्याय मिलने का वो मौका ही नहीं दिया। ये सच में बहुत निराश करने वाला है। तो जब हम इस पूरे मामले को पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये हमारे सामने एक बहुत ही असहज कर देने वाला सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? सोचने वाली बात है कि जब एक कानून का रक्षक, जिसे अपराधियों को पकड़ने, सुरागों को जोड़ने और समाज को सुरक्षित रखने की बारीकियां सिखाई जाती हैं, खुद वही जुर्म करने लगे, जब वो खुद उसी सिस्टम को चकमा देने लगे जो उसने बनाना सीखा था, तो क्या हम कभी ये जान पाएंगे कि ऐसे कितने परफेक्ट क्राइम्स आज भी दुनिया भर की फाइलों में अनसुलझे पड़े हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अंजाम देने वाले ने ही वो जाल बुना था जो उन्हें पकड़ने के लिए बनाया गया है? ये एक ऐसा विचार है जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ता।